हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जो एनालिसिस करने वाले हैं वो हम लास्ट पेपर ईबीसीएल का करेंगे। ठीक है। और इसमें आपके कितने टोटल 24 चैप्टर्स हैं और इसके फर्दर दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट बी में आपके फर्दर सेग्रीगेशन है जो कि कंप्राइज करते हैं टोटल 24 चैप्टर्स। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है एबीसी स्ट्रैटेजी में आपका जो ए कैटेगरी होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी होती है। और इसमें जो चैप्टर्स मैंने इनकलकेट करे हैं वो हैं आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट, ये आपका क्या है, एपेक्स बॉडी होती है, या हम कह सकते हैं रेगुलेटरी बॉडी होती है। रेगुलेटरी बॉडी होती है फॉर ऑल बैंक्स, ऑल कमर्शियल बैंक्स। ठीक है। फिर आपका सेकंड है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दैट इज फेमा, जिसके की कंप्लाइंसेस आपको आने चाहिए हर तरीके से कि इसमें कितने रूट्स होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, क्या नहीं होता है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस एंड कंप्लाइंसेस इसी से रिलेटेड चैप्टर है। मतलब आप ये देख रहे हो, ये 5, 9, 3, 2, ये जो आपके चार चैप्टर हैं ये सारे फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड हैं। तो ये जो फोर कैटेगरी है, और जो भी हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिकली जो ये चैप्टर है, जो सब्जेक्ट है, उसमें ये चार चैप्टर्स कंप्राइज होते हैं आपके। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो आपका ये हो गया बैंक, बैंक से रिलेटेड कि जो एपेक्स बॉडी है उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 है। फिर आपके ये चार जो चैप्टर्स हैं ये आपके फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, एफडीआई है। तो अब एफडीआई में आप बताओगे कि एफडीआई किस रूट से हमारी कंट्री में आ सकता है, कैसे जो दूसरी कंट्रीज है हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, कौन से रूट से। अप्रूवल है तो अप्रूवल क्या क्या हमें डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है, जो हमें फुल करनी है और चेक करनी है उससे आने से पहले। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट्स हैं तो कौन सी कंट्रीज़ हैं जो पर्टिकुलरली प्रोहिबिटेड हैं फॉर एफडीआई, हमारी कंट्री में वो एफडीआई नहीं कर सकते। ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसीज, कंपटीशन एक्ट 2002 एंड रियल स्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एंड 2016। तो ये जो आपके पर्टिकुलर 8 चैप्टर्स हैं ये ए कैटेगरी में डाले हैं मैंने, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 17। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आपका है बी, बी पार्ट क्या है आपका कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। ये भी एक फॉरेन से रिलेटेड है बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब जैसे ये दोनों चैप्टर्स जो हैं, ये जो दोनों चैप्टर्स हैं ये भी फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन इससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक से रिलेटेड है, बट ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर टू ए। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दो। देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो आपका चैप्टर है ईबीसीएल, इसमें चैप्टर्स इस तरीके से डाले हुए हैं कि हर एक चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ईच एंड एवरी चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट, तो आप स्किप नहीं कर सकते हो बिकॉज हर एक चीज़ में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ सी कैटेगरी में आप रीड कर जाओ और चले जाओ, बट इसमें ऐसा नहीं है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्योंकि ये इकोनॉमिकली डील कर रहा है, बिजनेस, कमर्शियल लॉ सब कुछ है इसमें, तो आप इसको नहीं स्किप कर सकते हो। ठीक है। फिर आपका है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो मैं बात कर रही थी कि अलग अलग कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज, उसमें जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें आपके 3 चैप्टर्स हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज 1955 एंड लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में क्या देखते हैं, हम मेजर्स वगैरह देखते हैं, वेट्स, यूनिट्स वगैरह ये सब देखते हैं। फिर आपका बिजनेस लॉ है। बिजनेस लॉ, आई एम श्योर अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो किसी में भी, आपको ये वाला जो टॉपिक है बिजनेस लॉज, मर्केंटाइल लॉज, कमर्शियल लॉज, इस तरीके से जो है आपका ये पक्का पढ़ रखा होगा आपने। पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है। और इस तरीके से आपने ये वाला चैप्टर कर रखा होगा। ये वाला सब्जेक्ट में कंट्रीब्यूट होगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं ये तब भी मैंने बी कैटेगरी में इसलिए लिखे हैं, और दो आपने ये पढ़ रखे होंगे किसी ना किसी फॉर्म में। 12th के बाद, 12th में आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा होगा। ठीक है। फिर उसके बाद जब आपने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में होंगे तो आपने ये चैप्टर्स पक्का पढ़े होंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा होगा पहले और ये चैप्टर्स भी पढ़े होंगे। बट स्टिल मैंने ये बी कैटेगरी में इसलिए डाले हैं बिकॉज यहाँ पे आप थोड़ा थॉरो नॉलेज, एक्सपर्टीज के साथ पढ़ोगे
क्योंकि ये जो है एक सीएस कोर्स में है, प्रोफेशनल कोर्स में इनकलकेट किया हुआ है, ठीक है? तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। तो इसमें बिज़नेस लॉज़ वगैरह-वगैरह ये बी कैटेगरी थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही छोड़ के चले जाओ। अब जैसे यहाँ पे सी कैटेगरी में एंटी करप्शन लॉज़ हैं, बेनामी ट्रांज़ैक्शन प्रोहिबिशंस एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक रीसेंट केस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसा क्या स्कैम हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें कि आपने अभी रिसेंटली 2019-20 में आपने इसका एक बहुत बड़ा स्कैम देखा होगा, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे पक्का बताना है कि मैं किस केस के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है? और अब हम मूव करते हैं अपनी सी कैटेगरी पे। सी कैटेगरी में है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, ईसीबी, ठीक है? ईसीबी आपका उसमें भी है थोड़ा-सा जो आपका सीआर वाला चैप्टर है, जो आपका जो मैंने अभी स्टार्ट किया था कॉर्पोरेट रिऑर्गेनाइजेशन, उस वाले सब्जेक्ट में भी आपका थोड़ा-सा ईसीबी का कंट्रीब्यूशन है। चैप्टर में नहीं, सब्जेक्ट में, जो आपका वो वाला सब्जेक्ट है उसमें। स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स 2005, एंटी करप्शन लॉज़, बेनामी ट्रांज़ैक्शंस एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये आपका समराइज़्ड है पूरा ईबीसीएल, जिसमें कि 3 कैटेगरीज़ हैं और इस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले ए कैटेगरी फिनिश करनी है, ठीक है? चलो मैं आपको टारगेट बता देती हूँ कि आपको कितने टाइम में कौन-सा करना है। अभी आज क्या है डेट? आज आपकी है 19th ऑफ जून, ठीक है? और आपके एग्ज़ाम्स कब से हैं? 10th अगस्त। तो हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास पूरा 30 डेज़ का है। 30 डेज़ में लेके चलती हूँ क्योंकि आपके और सब्जेक्ट्स भी हैं और आपको रिवाइज़ भी करना है। 30 डेज़ में अगर मैं आपको बताऊँ कि आपके 8 चैप्टर्स हैं, तो आप इसको 15 डेज़ में रखो, इसको 10 डेज़ में रखो, इसको 5 डेज़ में रखो। मैंने जो आपको कंपनी लॉ का बताया है, वही फॉर्मेट रहेगा, ठीक है? और इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। आप यहाँ पे 5 ले सकते हो, यहाँ पे आप 15 भी कर सकते हो अपने तरीके से, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो आपके 19 जुलाई के बाद भी काफ़ी टाइम है। तो आप इस तरीके से इसको 45 डेज़ में कर लो, ठीक है? जिसमें कि आप ये 20 डेज़ ले लो, ये 15 डेज़ ले लो और ये 10 डेज़ ले लो, ऐसा भी कर सकते हो, है ना? 45 डेज़ में अगर आप ये चैप्टर कंप्लीट करते हो, तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। हम 45 डेज़ लेके चलते हैं, ठीक है? और 45 डेज़ के हिसाब से 45 डेज़ लेके चलते हैं हम, 45 डेज़, ठीक है? आज आपका 19th जून है, यहाँ से आपने 45 डेज़ लगाए, तो 19 जुलाई को तो आपको 30 डेज़ हुए और उसके बाद हम फॉर एग्ज़ाम्पल 30th जुलाई रख लेते हैं, ठीक है? या 31st जुलाई, व्हॉटएवर योर कन्वीनियंस। तो हमें 45 डेज़ लगते हैं। तो इसको हमने कितने दिए अलॉट किए? 20 डेज़। इसको हमने कितने अलॉट किए? 15 डेज़ और इसको हमने कितने अलॉट किए? 10 डेज़, ठीक है? टोटल कितने हो गए? 45 डेज़। तो अब तो आपका कोर्स अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है? इसका आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि आपको पर्टिकुलरली कितने टाइम में कितने चैप्टर्स रिवाइज़ करने हैं और कैसे करने हैं। आप इसका फर्स्ट रिवीजन जल्दी कर सकते हो, सेकंड रिवीजन भी ले सकते हो, तो आप ये ऐसे कर सकते हो, ठीक है? अब मैं थोड़ा-सा आपको दिखा देती हूँ आपकी मॉड्यूल, ठीक है? ये देखो, ये आपका स्टडी मटेरियल रेलेवेंट फॉर जून 2020, तो उस ऑनवर्ड्स तो हम ये लेते हैं इकोनॉमिक, जिसमें मैंने क्या बताया आपको, सारे फॉरेन एक्सचेंज वाले ट्रांज़ैक्शंस आएँगी, बिज़नेस एंड कमर्शियल लॉज़, ठीक है? ये आपका पेपर 2 है, सॉरी मॉड्यूल 2 है एंड पेपर 7 है। अब थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि इंस्टीट्यूट आपसे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में चाहता क्या है, ठीक है? उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखी होती है। रिक्वायरमेंट क्या है? पार्ट ए, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है? टू प्रोवाइड एक्सपर्ट नॉलेज इन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड एनबीएफसी, वो मैंने सारा आपका किस कैटेगरी में डाला है? ए कैटेगरी में। टू एक्सपर्ट नॉलेज इन कंपटीशन लॉ, ये है आपका बी कैटेगरी, ठीक है? नहीं सॉरी, ये भी मैंने आपका ए कैटेगरी में डाला है, ये पार्ट 2 है और आई एम सॉरी, ये पार्ट 3 है आपके। मैंने उसको सेग्रीगेट कर रखा था पार्ट 2 में, क्योंकि पार्ट
2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था क्योंकि पार्ट 2 में सिर्फ आपका कॉम्पिटिशन लॉ है एंड टू प्रोवाइड वर्किंग नॉलेज बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है। अब डिटेल्ड एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है तो सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस, मॉनेटरी पॉलिसीज, पेनल्टीज क्या होंगे अगर आप नहीं करोगे तो। फिर आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फॉरेन एक्सचेंज में करंट कैपिटल अकाउंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, कंप्लायंसेस हैं, उसमें करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, उसकी कैसी-कैसी ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, और ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया एंड अब्रॉड, ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड ऑल, ये आपका लिबरलाइज़्ड रेमिटेंस है, इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया बाय इंडियन रेज़िडेंट्स, ठीक है। फिर आपका ये है अ, ओवरव्यू वगैरह, तो इस तरीके से आप इसको चेकआउट कर सकते हो इसमें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी अ, डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।